गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस की एक मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस और करने वाले हैं। इससे पहले मैं डेली जो वीडियो अपलोड करता हूँ उनमें ऐसे ही 15 क्वेश्चनों के आसपास रहते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं वो वीडियो तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप अपना एक छोटा सा मॉक टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो रेगुलर वीडियोज़ रहेंगी तो इसलिए आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में भी हम टोटल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसके आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, तो उसका आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? अंतर्राज्यीय परिषद और एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, तीसरा है एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, और चौथा है उपयुक्त सभी। हमारा जो संघवाद है उसमें विविधताओं में एकता के लिए जो एक आवश्यक आप कह सकते हो संस्थान है वो कौन सा है इनमें से? तो जाहिर सी बात है कि ये जो सभी संस्थान हैं ये सभी बहुत आवश्यक होते हैं किसी भी संघवाद को एक तरीके से एकजुट करने के लिए। तो उपयुक्त सभी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है इसका वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हमारे एक ही स्लाइड में है। सो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 था, जो कि अब हट चुका है, ये अगस्त 2019 में हटा दिया गया था। तो उसमें जो है जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और 35A के तहत भी काफ़ी प्रावधान यहाँ के लिए किए गए थे। यहाँ का अलग संविधान होता था, अलग झंडा होता था राज्य का खुद का। तो अब उनको जो है यहाँ पर कह सकते हो आप कि हटाकर जो मतलब जो भारत के जो सामान्य राज्य होते हैं उनकी तरह बना दिया गया। हालांकि यहाँ पर अभी भी कुछ विशेष यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो सुविधाएं दी गई हैं। तो वो मैंने धारा 300 अनुच्छेद 370 जब हटी थी तो उस वक्त मैंने जो डिटेल में आपको बताया था, तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि क्या हटाया गया है और क्या रखा गया है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक भी आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप देखिएगा। 14-15 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपको 35A और 370 के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? जो ओबीसी कैटेगरी है उसको आरक्षण कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है, आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं, अगर थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़े तो आप रोक लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 15 घ और 15 घ 16 घ में ये जो है ये मतलब इसके बारे में चर्चा की गई है कि जो ओबीसी जो आरक्षण है वो किस तरीके का और कितना रहेगा। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है हमको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है एक तरीके से अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 19, 21, 20 या 22 कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो सही आंसर है हमारा वो है अनुच्छेद 21 वाला। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया है, तो यहाँ पर बी वाला सही है। इसी तरीके से अगर हम ये वाला देखते हैं अनुच्छेद 19वां वाला, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित इसमें चीज़ें दी गई हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूची जनजाति आयोग का गठन किया गया? पृथक अनुसूची जनजाति का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुसूचित जनजाति आयोग का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा वो हो जाएगा 338 क वाला, यानी कि सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। जो संविधान का 89वां जो संशोधन हुआ था उसमें जो है अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था, ठीक है, अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत। चलिए
इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है महासभा से, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से, सुरक्षा परिषद से या न्याय परिषद से। तो जो संयुक्त राष्ट्र का जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये बेसिकली सुरक्षा परिषद जो कि संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है, इसके संबंध में करी जा रही है। अभी तक क्या है कि जो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो टोटल आपका 5 देश शामिल हैं, जिसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जितने भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि मेन जो काम होते हैं या फिर जिन देशों का जो दबदबा है वो यही 5 देश हैं। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी आप इनको बोल सकते हो। तो अब भारत ने ये मांग उठाई थी कि जो एक तरीके से जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, जब उनका चुनाव होता है तो फिर उस वक्त क्या होता है कि यूएसए, चीन, मतलब जो टोटल मिला के जो 5 सदस्य हैं, ठीक है, चाहे हम यूएसए की बात करें या फिर हम चाइना की बात करें या फिर हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन की या हम बात करते हैं रशिया की या फिर फ्रांस की, तो ये पांचों देश मिल के जो है किसी एक सदस्य को चुनते हैं और फिर उसी के लिए वोटिंग की जाती है। मतलब किसी एक सदस्य को जो है अध्यक्ष पद के प्रतिनिधि के तौर पे चुन लेंगे और उसके बाद उसकी वोटिंग कराएंगे। तो जो जितने भी जो अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनके पास कोई खास अधिकार नहीं होता, मतलब वो अपना कोई एक तरीके से कह सकते हो व्यक्ति को चुनाव में खड़ा नहीं कर सकते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के लिए। ठीक है, तो भारत ने ये मांग की थी कि अध्यक्ष का जो चुनाव होना चाहिए वो थोड़ा सा मतलब स्पष्ट तौर पे होना चाहिए और जो और देश हैं उनको भी इसमें मौका दिया जाना चाहिए। तो भारत इसमें स्थायी सदस्य नहीं है, हालांकि लगातार मांग इसकी बन रही है कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भारत को होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के प्रजातंत्रीकरण की जो मांग है वो सुरक्षा परिषद से संबंधित है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के, उनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। और अभी भारत जो है अस्थायी सदस्य है, जो कि इसका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर तक रहेगा। 31 दिसंबर 2022 तक जो है भारत अस्थायी सदस्य रहेगा सुरक्षा परिषद का। ठीक है, भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? भारत में सबसे पहले जो सार्क देशों का जो सम्मेलन था वो कब किया गया था? 1986, 1995 या फिर 2007 में, या फिर है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ई वाला है, यानी कि 1986 में सार्क सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित किया गया था और ये आयोजित हुआ था बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। सार्क देशों की अगर हम बात करते हैं, सार्क का फुल फॉर्म आपको पता होगा, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। इसमें टोटल 8 देश शामिल हैं, जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, इसके अलावा मालदीव की अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, हम बात करते हैं पाकिस्तान की और हम बात करते हैं श्रीलंका की। तो ये सभी देश इसमें शामिल हैं और 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। 1986 में भारत में इसका पहला जो सम्मेलन था, मतलब भारत का जो पहला था वो 1986 में हुआ था बेंगलुरु में। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? काठमांडू, नेपाल में। अगला क्वेश्चन है कि 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। वर्ष 1997 में जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित किया गया था? काफ़ी फेमस जो है यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये समझौता भी है ये। तो ये क्योटो समझौता के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वो ये जो है 19 मतलब ये पड़ता है जापान में। तो 1997 में यहीं पर जो है विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था और उसी के बाद जो मतलब ये जो क्योटो समझौता हुआ या फिर एक तरीके से एग्रीमेंट आप बोलो या फिर इसी तरीके का पूछा जाता है ये। तो ये जो समझौता हुआ था इसका लक्ष्य ये था कि जो उस मतलब जो भी इसके सदस्य देश रहेंगे वो अपना जो कार्बन उत्सर्जन करते हैं उसमें कमी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जो है एक ये सम्मेलन था। 1997 में कहाँ हुआ था ये? क्योटो, जापान में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, भारत के परमाणु सिद्धांत में सिद्धांत में सम्मिलित है पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध,
न्यूनतम विश्वसनीय निवारण या उपयुक्त सभी। तो भारत का जो परमाणु सिद्धांत है वो ये कहता है कि हम पहल नहीं करेंगे, हम पहले किसी पे भी परमाणु हमला नहीं करेंगे, एक तरफा प्रतिबंध किसी पे नहीं लगाएंगे, और न्यूनतम विश्वसनीय निवारण की भी जो है यहाँ पर शर्त है हमारे जो परमाणु सिद्धांत है उसके अंदर। तो उपयुक्त सभी वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 एक ही स्लाइड में है हमारे। सन 2001 में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था? जो ब्रिक देशों का समूह हम बोलते हैं ना, वो किसके द्वारा गढ़ा गढ़ा गया था, ये हमको यहाँ पर से बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिम ओ नील, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही है। जिम ओ नील हैं कौन? तो ये ब्रिटेन के एक बहुत मतलब ब्रिटिश जो है अर्थशास्त्री हैं ये। तो इनको जाना ही जाता है ब्रिक शब्द का मतलब जो ब्रिक शब्द है उस नाम को एक तरीके से आप कह सकते हो गढ़ने में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है, उस नाम को बनाने में ब्रिक को। ठीक है, ब्रिक का मतलब क्या है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा ताकि आपको समझ में मतलब याद भी रहे। BRICS जो ब्रिक है, बी का मतलब ब्राज़ील है, आर का मतलब रशिया है, आई का मतलब इंडिया है, सी का मतलब चाइना है और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। तो इन देशों का जो समूह है उसको ब्रिक बोला जाता है। तो ये जिम ओ नील ने ये शब्द दिया था, ब्रिक शब्द। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को प्रारंभ किया गया था? राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, SD देवगौड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है PV नरसिम्हा राव, भारत के 10वें प्रधानमंत्री। इनके टाइम में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण का शुभारंभ हुआ था। जो लाइसेंसी जो राज था वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान समाप्त हुआ था। 90 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री रहे, 10वें प्रधानमंत्री। तो आप ध्यान रखिएगा इनको, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि उदारीकरण मतलब भारत में जो उदारीकरण का जो पहला जो स्टेप था वो इन्हीं के कार्यकाल में आगे बढ़ा था। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से, और आया हुआ एक क्वेश्चन है तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलील व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्ववादी व्यवस्था के रूप में प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि रजनी कोठारी ने मतलब ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये वर्णन किया था, ये मौखिक वर्णन था इनका कि भारत जब आज़ाद होगा तो उसके प्रारंभिक वर्षों में भारत में एक दल का जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर प्रभुत्व रहेगा। काफ़ी फेमस ये राजनीतिक विज्ञानी हैं भारत के, और राजनीतिक सिद्धांतकार भी हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस नाम है, अगर आप इनको सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको इनके बारे में बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 एक ही स्लाइड में है हमारे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, लोकसभा का अध्यक्ष। तो भारत में जो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है वो है भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के पास ही सारे काम होते हैं, किसी पार्टी को क्या मान्यता देना, चुनाव करवाना, सब कुछ इसी के जो है काम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, GV के राव समिति और सरकारिया आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है अशोक मेहता समिति। 1977 में इसका गठन हुआ था अशोक मेहता समिति का, और इन्होंने जो पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी उसको द्विस्तरीय व्यवस्था में जो है प्रतिस्थापित किया करने का एक तरीके से आप कह सकते हो कि सिफारिश की थी, लेकिन इनकी माना नहीं गया था इनकी सिफारिश को। जैसे बलवंत राय समिति 3 स्तरों पे जो है पंचायती राज व्यवस्था की मतलब डिमांड कर रहे थे, जो कि बलवंत राय समिति के बारे में पूछा जाता है। 1956 में इसका गठन हुआ था, और इसके बाद फिर अशोक मेहता समिति आई, तो इन्होंने ही जो है जो न्याय पंचायतों के गठन की जो है सिफारिश की थी। तो आप ये ध्यान रख सकते हो। पंचायती राज के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक अगर मिलेगा तो मैं भी वो आपको दे दूँगा।
आई बटन पे आप देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये क्वेश्चन ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये हमको यहाँ पर से बताना है। तो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जब अगली बार डिस्कस करेंगे तो उस वक्त मैं आपको इसका बता दूंगा आंसर जो भी सही होगा। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है प्रतिशत के लिहाज से। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिंचाई प्रतिशत कौन से राज्य में होती है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं।